हेलो डियर, वेलकम टू थिंक सैंग्विन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनडीए पाथफाइंडर का जो बुक है उससे साइंस पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो भी साइंस के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो सारे के सारे एनडीए पाथफाइंडर से लिए गए हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे वो भी डिटेल वे में पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक में आगे पीछे आपको नहीं छोड़ा जाएगा। सारे टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एनडीए पाथफाइंडर में साइंस के कई सेक्शंस हैं। तो उन सेक्शनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है फिजिक्स का सेक्शन। चूंकि साइंस का 3 सेक्शन है, एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी, जैसा कि आप एनडीए पाथफाइंडर बुक में देख रहे होंगे। तो आप क्या करिए, एनडीए पाथफाइंडर में साइंस का सेक्शन खोल लीजिए और वहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिख रहे होंगे, एक फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का और तीसरा बायोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले फिजिक्स सेक्शन में से पढ़ाने वाला हूं और बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स सेक्शन में कई बार देखा गया है कि 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अपने आप में 100 मार्क्स लेकर देता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसे देकर चलूँगा। दोस्तों, टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन बल्क सौंप आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। और दोस्तों, ये दोनों टॉपिक खत्म करने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहले इस दोनों टॉपिक पर हम गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का लेक्चर देखेंगे पूरा क्लियरली, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो भी टॉपिक है, जिस तरह से हमारा क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा यानी टॉपिक खत्म होता जाएगा, उस तरह से हम लोग टॉपिक को यानी कि इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो ऑन एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं 20 क्वेश्चन लेकर चलूं तो 80 मार्क्स हुए ना दोस्तों। ठीक है, और 80 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्टिक्स का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है दोस्तों, लाइट चैप्टर से संबंधित उसके एप्लीकेशन और लाइट चैप्टर के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में हर साल किन किन टॉपिकों को मैक्सिमम बार पूछा गया वो भी देख लेंगे। एनडीए पाथफाइंडर में दिया गया है, देखिए एवरेज तौर पे अगर माने दोस्तों तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है एनडीए पाथफाइंडर एनडीए में पूछा जाता है ऑप्टिक्स चैप्टर से, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह, डिस्पर्सन ऑफ लाइट से पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि देख लीजिए आप। सबसे पहले टॉपिक मेंशन किया गया है एनडीए पाथफाइंडर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अभी। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यूजेस ऑफ मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ह्यूमन आई, डिफेक्शन विजन, विजन का जो डिफेक्शन होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सबों से मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया और आशा है कि अगली बार इन्हीं टॉपिकों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्यों ना पहले इन टॉपिक को हम पढ़ ले, तब बाकी टॉपिकों को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग लाइट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्टिक्स को लेकर आपके दिमाग में क्या आता है दोस्तों? ऑप्टिक्स को लेकर हमारे दिमाग में आता ही कहीं ना कहीं इसमें हम लोग लाइट से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। तो एनडीए पाथफाइंडर वो कैसे एक्सप्लेन करता है ऑप्टिक्स को, सो देखिएगा। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर, इफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का एक ब्रांच है, भौतिकी का एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग डील करते हैं, पढ़ते हैं व्यवहार किसका, तो लाइट का। लाइट किस तरह से बिहेवियर करेगा, लाइट किस तरह से रिफ्लेक्शन करने के बाद कहाँ जाएगा और क्या व्यवहार करेगा, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, लाइट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं लाइट आखिर है क्या। दोस्तों, आप जरा सोचकर देखिए, हम लोग क्लास 8 से ही लाइट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं कि लाइट एक क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमें मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। जैसे कि अगर हम सन की लाइट की कल्पना करें तो अगर सन की लाइट नहीं होता तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। ठीक है, तो दोस्तों लाइट एक एनर्जी का क्या है, फॉर्म है, एक एनर्जी का ही बना हुआ रूप है, जो कि क्या करता है, हमारे अंदर आंखों में सेंसेशन पैदा करता है किसी चीज़ों को देखने के लिए। अगर कोई चीज़ हम देख पाते हैं तो ड्यू टू लाइट। ठीक है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस विजुअल सेंसेशन इन आवर आइज। ठीक है, लेट अस टेक दिस एग्जांपल। दिस इज अ मैन हु इज गैजिंग सन। वो क्या कर रहा है, सन को देख रहा है, और सन को देखने के साथ साथ इसके आसपास की ऑब्जेक्ट को भी देख रहा है। क्यों? ड्यू टू लाइट ऑफ सन। सन का लाइट इनके आंखों पर पड़ता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करता है, चीज़ों को देखने में मदद करता है। तो अगर सनलाइट नहीं होता तो हम चीज़ों को जल्दी देख ही नहीं पाते, क्योंकि बिना सनलाइट का हम लाइट के इन्वेंशन भी नहीं कर सकते थे। ठीक है,
दोस्तों क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों। देखिए लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और जो कि ट्रांसवर्स होता है नेचर में, ठीक है। दोस्तों लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है कि लाइट क्या है, ऑप्शन में देगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है या दोनों गलत है, तो आप अपने हिसाब से लगा देंगे, क्योंकि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, ठीक है, जो कि ट्रांसवर्स नेचर में होता है, ठीक है। दोस्तों आप बताइए स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है वैक्यूम में, तो कहिएगा सर 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है, ठीक है, आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों लाइट क्यों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनता है, तो जो ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, उसी के मदद से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है कि नहीं। दे हैव वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एनर्जी एंड ऑल ऑफ दीज आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। क्या होता है दोस्तों में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जिसके मदद से आपका लाइट का भी पार्ट क्लियर हो जाएगा कि लाइट क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, स्पीड होता है, एनर्जी होता है, अलग अलग चीज, सभी चीजें इंटर रिलेटेड होते हैं इससे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी दे आर क्लासिफाइड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उसके मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग स्पेक्ट्रम होते, ठीक है। एक स्पेक्ट्रम का इमेज होता है यहाँ पर, मैंने उसे इरेज कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर लाइट, यस, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेज, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, ऑल आर लाइट, ठीक है। What we know as light is the region in the spectrum called visible light, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं ना, जो स्पेक्ट्रम में एक रीजन होता है जो विजिबल लाइट का होता है, ठीक है। दिस इज द रीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट आवर आईज कैन प्रोसेस, ठीक है। यही रीजन होता है जो हमारा आई क्या करता है, प्रोसेस करता है। सो दैट द लाइट कमिंग फ्रॉम योर लैंप और मोबाइल फोन स्क्रीन और कार हेडलाइट्स और टॉर्च लाइट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सारा लाइट जो आ रहा है हमारे मोबाइल से, हेडफोन से वगैरह, सब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही एक तरह से, ठीक है। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वी गेट अल्ट्रावायलेट लाइट एंड गामा रेज, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी वी गेट इंफ्रारेज और रेडियो वेव्स। ये याद रखिएगा, जैसे ही हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो अल्ट्रावायलेट लाइट मिलता है या गामा लाइट मिलता है, गामा रेज, और जैसे ही डिक्रीज करते तो हम लोगों को मिल जाता है इंफ्रारेड लाइट या रेडियो वेव्स, ठीक है। टॉर्च लाइट वगैरह के बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होता है, ठीक है। चलिए ये बाकी मैं आपको स्लाइड कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगता, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसे नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए अब अगला पॉइंट आपका आता है, एनडीए पाथफाइंडर में बताया गया रे ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों ये सब बेसिक पार्ट है, इसे पढ़ लेना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। देखिए रे ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए कोई भी सोर्स से जो एक पैरेलल बीम निकलता है या रे निकलता है, उसी को तो बोलते हैं रे ऑफ लाइट। जैसे ये देखिए, ये अपर रे ऑफ लाइट है, ये लोअर रे ऑफ लाइट है, ये पूरा बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है किसी भी लाइट की जो ट्रांसफर करता है लाइट एनर्जी, किसी से जो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट एनर्जी निकलता है और वो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। जैसे कि टॉर्च में देख लीजिए आप, ठीक है, ये पूरा बीम ऑफ लाइट है और ये स्ट्रेट जो आप देख रहे लाइन, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, और उस पर कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो वो क्या करता है कि एक सेम एंगल बनाते हुए क्या होता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है। इसी को तो बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम, कि कोई भी अगर आपतित किरण है तो वो परावर्तन के बाद वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है, और उसके बीच में बनने वाला कोण आपस में बराबर होता है। यही तो है, हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यानी जो फेनोमेना होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दोस्तों जो लाइट इधर प्लेन मिरर पे आती है बिना रिफ्लेक्ट हुए, यानी आती हुई लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले आपतित किरण। और जब किसी भी मिरर पर या किसी भी प्लेन सरफेस पे जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहने का मतलब जिस सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट कर सके, उस पे पड़ने के बाद अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाए कोई एंगल बनाते हुए, तो उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। और उसके बीच में यानी कि एंगल ऑफ देखो, और दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का क्या होता है, एक लाइन बनता है, इमेजिनरी लाइन, जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है।
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ी बात कुछ है नहीं, ठीक है। और इसी को हम लोग दोस्तों, इसका सेकेंड लॉ है साइन आई बराबर साइन आर, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल इधर भी बनेगा, ठीक है, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। या आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, तो ज़्यादा हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्शन हमारे डेली डे टू डे लाइफ में, जैसे इस बतख को आप देख सकते हैं, इसका रिफ्लेक्शन किधर बन रहा है, पानी में बन रहा है, ठीक है। तो ये भी बेचारा सोच रहा होगा कि मेरा रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये भी साइंस पढ़ना चाहता है, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। सीधा सीधा याद रखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। एक अभिलंब होता है जो 90 डिग्री होता है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल। और उसके बाद दोस्तों परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, बस यही बात है। और उसके बाद स्नेल्स के नियम के जो है साइन आई बराबर साइन आर होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने बार बार पढ़ा, इसलिए इसको ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। देखिए जब भी रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, यानी किसी भी सरफेस पे लाइट को पड़ने के बाद उसे रिफ्लेक्ट हो जाना, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन दो तरह का होगा, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर परफेक्टली स्मूथ हो तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि रे ऑफ लाइट आएगा इंसिडेंट और वो एक सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब स्मूथ सरफेस हुआ तो उसको उसमें रिफ्लेक्शन जो होगा एक रेगुलरली होगा, यानी कि उसमें लॉ ऑफ जो है दोस्तों रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस इमेज में देख लीजिए, इंसिडेंट रे आ रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है इस तरह से, तो एक सेम मतलब एक परफेक्ट एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, वो दोस्तों रफ होता है। जैसे हमारे घर में देख लीजिए, तो दीवाल उबाल होता है, उसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। उसमें डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा उसमें, ठीक है। क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कभी कम हो जाएगा, कभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो इंसिडेंट तो होगा ही, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, ओके दोस्तों, ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। आखिर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, यानी समतल जो दर्पण होता है उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कई बार इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और एनडीए पाथफाइंडर के बुक में इसे बहुत ही अच्छे ढंग से दोस्तों एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो चलिए मैं भी आपको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए प्लेन मिरर जब भी होगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर का क्या देखेंगे, फिगर विजुअलाइज करेंगे, किस तरह का प्लेन मिरर फिगर बनाता है। इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज क्या होता है। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, ठीक है। और वर्चुअल इमेज को हम लोग छोटा छोटा इस तरह से डॉट दिखाकर कर देते हैं, ठीक है। और रियल इमेज को सीधा साइन इंसिडेंट इस तरह से कर देते हैं, आपको घबराना नहीं, ठीक है। देखिए अब प्लेन मिरर का मैं प्रॉपर्टी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए गौर से सुनिएगा। देखिए आप अगर मान लीजिए अपना चेहरा प्लेन मिरर के सामने ले जाते तो आपका जो हाइट है वही हाइट प्लेन मिरर में भी दिखाई देगा, ठीक है। और आपका इमेज जो बनेगा ना प्लेन मिरर में, देखिए वो लेटरली इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। यानी राइट हैंड दिखेगा आपको लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड आपको दिखेगा राइट हैंड, इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। क्लियर है बात है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में दोस्तों क्या होता है कि जो आपका हाइट होगा उसी हाइट का इमेज बनेगा। आप जितना मान लीजिए यहाँ पर प्लेन मिरर रखा हुआ, ठीक है। ये टेरा कैसे होगा अभी अरे अरे टेरा कैसे हो जा रहा है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कुछ एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। और तो मेरा जो यहाँ पीछे जो इमेज बनेगा दोस्तों, मान लीजिए यहाँ मेरा इमेज बन रहा है, ठीक है। इस तरह रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह से इमेज हमारा बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। मेरा इमेज यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पर मेरा इमेज भी बनेगा। क्लियर है बात है। और इधर जो मैं दोस्तों क्या होगा कि जितना हाइट मेरा इधर होगा उतना ही हाइट इधर भी होगा। मान लीजिए इधर मेरा y सेंटीमीटर हाइट है, इधर भी y सेंटीमीटर हाइट हुआ, ठीक है। और लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और इसके साथ साथ इमेज दोस्तों पीछे बढ़ रहा है, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक इमेज बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और सीधा भी बनता है, ठीक है। यहाँ उल्टा नहीं बन रहा है, एकदम इमेज देख रहे हैं ना, सीधा बन रहा है। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही होगा। आप आगे चल के पढ़ेंगे मिरर के बारे में कि वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा और रियल बनाएगा तो इन्वर्टेड होगा। अगर आपको जानकारी होगा तो विशेष परेशानी नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो प्लेन मिरर में द्वारा बनाए गए इमेज में वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं, ठीक है। और वो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। चलिए अब हम नेचर ऑफ इमेज को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि किस तरह का नेचर होगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर, इस बार एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। देखिए इसमें इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर में वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको विजुअलाइज करके दिखाया था, ठीक है।
लेटरली इन्वर्टेड होगा और जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही सेम साइज ऑब्जेक्ट का होगा और इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होगा। अगर मान लीजिए कि मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ मेरा प्लेन मिरर और यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा इमेज जो बनेगा वो भी 5 मीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगा। इसी को बोलते हैं इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा पीछे भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया प्लेन मिरर। एक बार आप मेरे साथ बोलिए प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें प्लेन मिरर का मैंने ज़्यादा आपको इमेज अभी नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे किस तरह से रे डायग्राम बनाया जाता है, उसके बाद प्लेन मिरर का मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। अभी आप सीधा समझ लीजिए कि प्लेन मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाता है और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, पीछे। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात है। देखिए अब दोस्तों फोकल लेंथ जो होता है प्लेन मिरर का वो इन्फिनिटी होता है, ये भी याद रखिएगा। फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है और पावर इसका 0 होता है। ये पावर किसी भी जो होता है इसका पावर बेसिकली इसमें होता है नहीं, तो पावर 0 होगा ही होगा। ठीक है, देखो प्लेन मिरर का उपयोग दोस्तों हम लोग कहाँ करते हैं, कैलिडियोस्कोप में, पेरियोस्कोप में और लुकिंग ग्लास में प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है। आप जरा सोचकर परेशान होंगे कि सर आप प्लेन मिरर का डायग्राम क्यों नहीं बनाते। प्लेन मिरर का डायग्राम हम तब बनाएंगे जब स्फेरिकल मिरर पे इमेज फॉर्मेशन करना सीख जाएंगे कि कब इमेज पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, ओके दोस्तों, अभी प्लेन मिरर के बारे में आप जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना दिमाग में पहले अटा लीजिए। आई होप कि आपको वो पूरा एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, तब धीरे धीरे हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करते चलेंगे। देखिए प्लेन मिरर का कुछ एप्लीकेशन हम आपको सिखाना चाहेंगे, उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप 2 प्लेन मिरर ले लिए, ठीक है, और दोनों को 90 डिग्री पर इस तरह से रख दिए, इस तरह से मतलब बेंड करके। ठीक है, तो दोस्तों उसके बीच में और एक कैंडल को उसके सामने रख दिए, तो कितना उसका इमेज बनेगा दोनों मिरर में, तो आप सोचकर कमेंट में बताइएगा बिना कंसेप्ट समझे। दोस्तों चलिए इसका कंसेप्ट मैं समझाता हूँ। अगर 2 प्लेन मिरर को 90 डिग्री पर इंक्लाइन करके एक साथ रख देंगे तो उसमें 3 इमेज बनेंगे। कितने इमेज बनेंगे? एक ऑब्जेक्ट के 3 इमेज बनेंगे। ऐसा क्यों होता है देखिएगा गौर से। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि n बराबर 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। क्या होता है? n बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 360 डिग्री बटा 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, ये क्या होता है देखिए। अब दोनों प्लेन मिरर दोस्तों क्या था, तो प्लेन मिरर मैंने अभी बताया 90 डिग्री पर इंक्लाइन है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर। इसका मतलब थीटा का मान होता है जो वैल्यू जिस पर इंक्लाइन होता है वो। तो मान लीजिए 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, तो 4 में से गया 3, तो कितना इमेज बनेगा? 3 इमेज। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर रख देंगे 3 इमेज बनेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केस है, इवेन है केस, ओड केस है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक केस और एराइज होता है। मान लीजिए आपके पास प्लेन मिरर है, 2 प्लेन मिरर। ठीक है, अगर आप उसको पैरेलल रख देंगे तो क्या होगा? ठीक है, जब भी हम प्लेन मिरर को पैरेलल रखेंगे तो इमेज बनाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो ज्वेलरी शॉप होता है उसमें प्लेन मिरर लगाया जाता है, तो उसमें दूर दूर तक पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, क्लियर है बातें? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी पर आधारित एनडीए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जो स्टूडेंट केवल एनसीईआरटी 10th का पर गए होंगे वो भी इसे बनाकर आए हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर में जो हम इमेज देखते हैं वो कैसा होता है? पहला रियल एंड दस कैन बी फोटोग्राफ। नहीं, अभी मैंने आपको बताया प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है। ठीक है, वर्चुअल एंड नियरर देन ऑब्जेक्ट, नहीं ये भी नहीं होगा। वर्चुअल तो होगा लेकिन सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पर क्या होगा? इमेज भी होगा। तो ये भी गलत हो गया, दूसरा भी। और तीसरा डी नंबर देखिए, रियल बट कैन नॉट बी फोटोग्राफ्ड, ये भी गलत है। लेकिन बच कौन गया? वर्चुअल एंड इज लेटरली इन्वर्टेड। तो जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज कैसा बनाता है? तो वर्चुअल बनाता है और लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। ठीक है बातें? तो आई होप कि ये चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें सेंसेशन प्रदान करता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसे मैंने आपको समझाया, जो ट्रांसवर्स होता है नेचर में। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए जो रे ऑफ लाइट क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी टेक्स प्लेस कॉल्ड, जिसके थ्रू लाइट की एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। जैसे कि इस रे को आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो एरो है ये अपर रे लाइट है, नीचे वाला है लोअर रे लाइट। ठीक है,
चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि किसी भी सरफेस पे, स्मूथ सरफेस या कोई भी सरफेस पे, स्मूथ ही क्यों, कोई भी सरफेस पे अगर जैसे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर अगर इंसिडेंट लाइट पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसी रिफ्लेक्ट करता है एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने दो नियम बताया कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है। दूसरा कि आपतन कोण का मान जो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो नियम है किस चीज़ का दोस्तों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे डे टू डे लाइफ का देख लीजिए एग्जांपल। ठीक है, और दो तरह का रिफ्लेक्शन संभव है, एक तो रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर में स्मूथ सरफेस होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इरेगुलर में नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया था। प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनाता है, और उसके साथ साथ जिस दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतना ही दूरी पर इमेज का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आया है। ठीक है, फोकल लेंथ प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ पावर क्या होता है इसका? 0। ठीक है, प्लेन मिरर को कैलिडोस्कोप में, पेरियोस्कोप में और लुकिंग ग्लास में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पर हम लोग रखेंगे तो 3 इमेज बनाएगा। ठीक है, वो फार्मूला n बराबर 360/θ -1। ठीक है, अगर दो मिरर को हम लोग पैरेलल रख देंगे तो वो क्या होगा? इन्फिनिटी इमेज बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होगा दोस्तों। अगर ये पूरा आपको समझ में आया तो एक बार आप कमेंट में कर दीजिए हाँ सर समझ में आया। और दोस्तों प्लेन मिरर के बारे में मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको पूरा इमेज फॉर्मेशन सिखा दूंगा स्फेरिकल मिरर में, जैसे कनकैव और कन्वेक्स को, तब जाके प्लेन मिरर में आप वर्चुअल इमेज पीछे ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अगर इसमें कुछ आपको हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री का वीडियो भी जल्दी आए तो आप हमें मोटिवेट करिए लाइक करके। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही तेजी से आपको वीडियो भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर।